Criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips. सितंबर 2020 का महीना, वह महीना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए एक दिल दहला देने वाले अपराध से। देश, जो निर्भया केस 2012 जैसे कई बलात्कार और हत्या के मामलों से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसने एक और दर्दनाक और दिल दहला देने वाला अपराध देखा। यह अपराध न केवल एक युवा दलित लड़की के साथ बल्कि भारत की महिलाओं के खिलाफ भी किया गया था। लड़के के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसे उत्तर प्रदेश के हाथरस के खेतों में मारने के लिए झूठ बोला गया। आज हम आपको इस केस की पूरी कहानी सुनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ ऊंची जाति के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। घटना सुबह 9:30 बजे की है। पीड़िता अपनी मां के साथ घास काटने के लिए खेत में गई थी। इसके बाद चारों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसे खेतों में मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी चीख सुनकर उसकी मां ने उसका शव देखा। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिस ने कथित तौर पर मामले की रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। बाद में उसने एक आरोपी संदीप सिसोदिया का नाम लिया और फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। यह धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। उसी दिन बाद में पुलिस उसे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। उन्होंने उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। उसे शाम 4:30 बजे भर्ती कराया गया। कुल यात्रा का समय 2 घंटे होना चाहिए था, लेकिन उसे शाम को भर्ती कराया गया, यानी उसे भर्ती करने में लगने वाले वास्तविक समय से ज्यादा देरी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। पीड़िता की हालत बिगड़ गई और वह अपने परिवार से बात करने के लिए होश में आई। पीड़िता का बयान लिया गया, जिसमें उसने आरोपी का नाम बताया। पुलिस ने हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 भी जोड़ी। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि उस पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसने आरोपी की यौन इच्छाओं का विरोध किया था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरक बयान दिए। उसने हमलावरों के रूप में संदीप, रवि, रामू और लवकुश का नाम लिया। उसने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और पुलिस ने उन चारों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि कुछ बल का प्रयोग किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने प्रवेशात्मक यौन शोषण की पुष्टि के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया। यौन उत्पीड़न का पता लगाने के लिए सबसे पहले स्वाब परीक्षण किया गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 1 सप्ताह बाद किया गया। इसलिए शुक्राणु के निशान के बारे में कोई सबूत मिलना लगभग असंभव था। बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसके बचने की संभावना कम होती जा रही थी। एएमयू के डॉक्टरों ने दावा किया कि उन्होंने उसे एम्स रेफर किया था, लेकिन उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने 29 सितंबर 2020 की सुबह दम तोड़ दिया। अस्पताल में राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता के शव का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। बाद में पीड़िता के शव को बुलगड़ी गांव ले जाया गया। पीड़िता की मां द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार पुलिस ने जबरन शव को उनसे छीन लिया और रात 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह सहमति से हुआ था। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। इस घटना के कारण सरकार और प्रशासनिक तंत्र को काफी विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने दावा किया कि रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। इस तरह के बयान देने के लिए उनकी आलोचना भी हुई क्योंकि स्वाब परीक्षण घटना के 1 सप्ताह से अधिक समय बाद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें थीं और उसकी गर्दन पर कई निशान थे, जो गला घोंटने की कोशिश के परिणामस्वरूप थे। बुलगड़ी गांव में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत गांव में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
इस वजह से कई नेता गांव में घुसने और पीड़ित परिवार से मिलने से वंचित रह गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। न्यायालय इस बात से नाराज था कि अधिकारियों ने कथित तौर पर बिना किसी सहमति के पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। यूपी सरकार ने हल्फनामा दाखिल कर पुलिस अधिकारियों की हरकत को जायज ठहराया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि पुलिस ने तुरंत अपराध दर्ज कर लिया था। हंगामे से बचने के लिए शव का अंतिम संस्कार करना जरूरी था। अंतिम संस्कार के दौरान पीड़ित का परिवार भी मौजूद था। संदीप ने पुलिस को एक पत्र लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि वह पीड़िता का दोस्त था। वे कभी कभार फोन पर बात करते थे। उसने पीड़िता की मां और भाई पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने संकेत दिया कि ऑनर किलिंग की संभावना है। कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि उनके बीच 104 कॉल की गईं। परिवार की सुरक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। बढ़ते विरोध और न्याय की मांग के कारण मामले की जांच की जरूरत महसूस की गई। साथ ही आधी रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें व्यापक आलोचना मिली। पीड़ित का परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष पेश हुआ। न्यायालय ने मामले को 2 नवंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया। स्थानीय पुलिस से भी पूछताछ की गई और मामले के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी और सबूत देने को कहा गया। स्थानीय अस्पताल जहां घटना के बाद पीड़िता को ले जाया गया था, उसके पास उस दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल 7 दिनों का बैकअप रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सीबीआई जांच की निगरानी करने और पीड़िता के परिवार और सभी गवाहों को सीपीआरएफ सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। एसआईटी की रिपोर्ट पीड़िता के शव के दाह संस्कार पर कई सवाल उठाती है। दाह संस्कार में शामिल लोगों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई की जानी थी, जो परिवार की सहमति के बिना किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी और पूछा कि मामले की जांच पूरी करने के लिए उन्हें और कितना समय चाहिए। उन्हें 25 नवंबर 2020 से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया, जो अगली सुनवाई की तारीख भी थी। राज्य के वकील ने पीड़िता के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार को उचित ठहराया। न्यायालय ने वकील की बात सुनी। वकील ने तथ्य बताए और तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट ने कोई गलत काम नहीं किया। पीड़िता के परिवार, उत्तर प्रदेश राज्य और सीबीआई ने दलीलें दी। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश बीडी भारती की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन पर आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूपी पुलिस की ओर से चूक हुई। चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सीबीआई द्वारा लगाई गई धाराएं इस प्रकार थीं। हत्या की सजा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, बलात्कार की सजा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, बलात्कार करते समय पीड़िता को चोट पहुंचाने और उसकी मौत के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सामूहिक बलात्कार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दलित लड़की के रूप में पीड़िता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। करीब 2.5 साल की लड़ाई के बाद कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को अपना फैसला सुनाया। फैसले में 4 में से 1 आरोपी को दोषी ठहराया गया। संदीप को आईपीसी की धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया। उसे बलात्कार और हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। नमूने एकत्र करने में देरी के लिए पुलिस अधिकारियों की काफी आलोचना हुई, जिसके कारण अंतः जांच में बाधा उत्पन्न हुई। संदीप सिसोदिया हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्य और प्राथमिक आरोपी था। उस पर शुरू में कई अपराध दर्ज किए गए थे। इन अपराधों में बलात्कार, हत्या का प्रयास और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध शामिल थे। पीड़िता के बयान में उसका नाम काफी हाईलाइट किया गया था और घटना के तुरंत बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। रवि अन्य 3 आरोपियों में से एक था। उस पर सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि के आरोप भी लगे थे।
पीड़िता के बयान के अनुसार रवि पर मुख्य रूप से मारपीट का आरोप था। रामू भी अन्य 3 आरोपियों में से एक था, जिन पर सामूहिक बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। पीड़िता के बयान के अनुसार उस पर मारपीट का भी आरोप था। वह पीड़िता द्वारा नामित चौथा आरोपी था और उस पर मारपीट, सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था। चारों आरोपी एक ही गांव के थे, लेकिन अलग अलग जाति समूहों के थे। भारत में न्याय प्रणाली के बारे में जनता द्वारा कई चिंताएं उठाई गईं। हाथरस मामले की त्रासदी के बाद तथ्यों और सूचनाओं को दबाने और नष्ट करने के लिए यूपी का प्रशासन गहन जांच के दायरे में आया। उन्होंने पीड़ित परिवार को भी कमतर आंका और पीड़ित परिवार को सहायता और मुआवजा प्रदान करने के लिए अदालत के आदेशों द्वारा दी गई राहत को चुनौती दी। उन्होंने सामूहिक हिंसा से बचने के लिए खुफिया द्वारा सुझाई गई रणनीति के रूप में दाह संस्कार की घटना को सही ठहराने की कोशिश की। प्रशासन और सरकार द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयां इस प्रकार है। पुलिस अधिकारियों ने शवों का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया, जिससे उन पर कई सवाल उठे। पीड़िता के परिवार की सहमति के बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे यह भी नहीं बता पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के लिए कोई उचित कारण भी नहीं बताए गए। परिवार प्रशासन से अनुरोध कर रहा था कि उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और आधी रात को करीब 2:30 बजे खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। प्रशासन के इस कृत्य को सबूतों को नष्ट करने और जाति व्यवस्था और लड़की के दलित परिवार से होने के कारण होने वाले विरोध को रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया। प्रशासन के कृत्यों की व्यापक रूप से आलोचना हुई और बाद में सरकार ने मामले की उचित जांच के लिए एक टीम गठित करते हुए कुछ उचित कार्रवाई की, लेकिन कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती। उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए और पीड़िता के परिवार को किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम मामले की गोपनीयता बनाए रखने के लिए था। हालांकि यह कहा गया कि परिवार को दी गई सुरक्षा उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए थी। यह मीडिया के माध्यम से मामले से जुड़ी जानकारी को आम लोगों तक सीमित रखने के लिए थी। सरकार के इस कदम ने जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं को जन्म दिया। कई राजनीतिक नेताओं को परिवार से मिलने से रोक दिया गया। यह कदम परिवार को सिस्टम के खिलाफ भड़काने से रोकने के लिए किया गया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम पीड़ित परिवार को लोगों से किसी भी तरह का समर्थन पाने से रोकने के लिए किया गया था। साथ ही यह कदम मामले की जांच को रोकने और परिवार से ही तथ्यों का पता लगाने के लिए किया गया था। परिवार के पक्ष में दिए गए अदालती आदेशों को प्रशासन और सरकार ने चुनौती दी थी। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा विशेष जांच के लिए आदेश पारित किया, तो इसे सरकार ने चुनौती दी थी। हालांकि बाद में मामले की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यह अपील वापस ले ली थी। शुरुआत में सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। बलात्कार के मामले के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता का हवाला देते हुए सरकार के इस कदम की भी काफी आलोचना हुई थी। सरकार की ओर से इस तरह की अनिच्छा ने पीड़ित परिवार की परेशानी को और बढ़ा दिया। मुआवजा एक ऐसी चीज है जो अपराधों, खास तौर पर यौन हिंसा के मामलों के पीड़ितों को दी जाती है। प्रशासन की आलोचना की गई कि उसने परिवार को अपना बयान बदलने के लिए धमकाया और उन पर दबाव डाला क्योंकि उन्हें खुलकर बोलने की अनुमति नहीं थी। खास तौर पर जांच के शुरुआती चरणों में पुलिस अधिकारी मामले के प्रति असंवेदनशील थे और परिवार जिस आघात से गुजर रहा था उसे समझने में विफल रहे। यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का ब्यौरा दिया गया है। संदीप सिसोदिया, चंदू, को न्यायालय ने दोषी पाया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और एसी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत दोषी पाया गया। यह गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। न्यायालय ने कहा कि संदीप घटना में शामिल था और इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कृत्य पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी। पीड़िता की मौत उसके दुपट्टे से घसीटे जाने के कारण हुई। इससे वह बेहोश हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप को पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता की मां की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया। मुख्य बातें लिगेचर मार्क्स और पीड़िता और उसकी मां की गवाही थीं। हालांकि अदालत ने यह फैसला सुनाया कि हालांकि पीड़िता की मौत खींचे जाने के कारण हुई, हत्या का स्पष्ट इरादा साबित नहीं हुआ। रवि,
रामू और लवकुश को इस मामले में बरी कर दिया गया। 3 में से 4 आरोपियों को अदालत ने रिहा कर दिया। मरणासन बयान और सबूत इन तीनों की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाए। बलात्कार और हत्या के सभी आरोप वापस ले लिए गए। अदालत को हत्या और गैंग रेप के लिए उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। पीड़िता के बयान में कई अस्थिरताएं और अस्पष्टताएं थीं, जिसके कारण इन तीनों के खिलाफ स्पष्ट सजा नहीं हो पाई। यह भी संभावना थी कि पीड़िता को राजनीतिक प्रभावशाली नेताओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो जिन्होंने उससे मुलाकात की थी। अदालत ने यह भी देखा कि भारत में फॉल्सस इन यूएनो फॉल्सस इन ओमनिबस का सिद्धांत लागू नहीं होता। इस सिद्धांत का मतलब है कि जो एक चीज में गलत है वह सब में गलत है। इसका मतलब है कि अगर पीड़िता के बयान में असंगतियां है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका पूरा बयान झूठा है। अदालत ने मामले की गहराई में जाकर तथ्यों की विस्तृत जांच की। अदालत ने देखा कि 14 सितंबर 2020 को घटी इस दिल तोड़ने वाली घटना में पीड़िता का दलित परिवार होना एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। अदालत ने यह भी देखा कि प्रारंभिक चरणों में एफआईआर दर्ज करने में परिवार को समस्याएं आईं। पुलिस के मामले के प्रति असंवेदनशीलता के कारण भारत की प्रशासनिक प्रणाली की व्यापक आलोचना हुई। पुलिस की ओर से मामले की हैंडलिंग के कारण कई आलोचनाएं प्राप्त हुईं। आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के दौरान पीड़िता को चोट पहुंचाने और उसके परिणामस्वरूप मृत्यु की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत गैंग रेप की सजा, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत पीड़िता के अधिकारों की रक्षा। पीड़िता के अंतिम सांस लेते समय दिए गए बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मरणासन बयान माना गया। यह सबूत मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। संदीप सिसोदिया, चंदू की सजा का मुख्य आधार मरणासन बयान और पीड़िता की मां द्वारा दिए गए बयान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पीड़िता को हुई चोटों की पुष्टि की। यह साबित हुआ कि उसकी गर्दन पर लिगेचर मार्क्स उसकी दुपट्टा से थे और उसे संदीप सिसोदिया द्वारा उस दुपट्टा से खींचा गया था। अदालत ने नोट किया कि फॉल्सस इन यूएनो, फॉल्सस इन ओमनिबस का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। यह सिद्धांत यह मानता है कि यदि एक बात में झूठ है तो सब में झूठ होगा। पीड़िता के बयान में कुछ असत्यता हो सकती है और उसका बयान पूरी तरह से झूठा नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह विश्वसनीय भाग की पहचान करे और उसे अत्यंत सावधानी से विश्लेषण करे और अविश्वसनीय हिस्सों को अलग करे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता का बयान पूरी तरह से झूठा है। अदालत ने देखा कि सबूत हत्या के लिए स्पष्ट इरादा स्थापित नहीं कर सके। चूंकि पीड़िता 8 दिन की जद्दोजहद के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई, हत्या के लिए कोई स्पष्ट मकसद स्थापित नहीं हो सका। सीबीआई ने जांच के बाद विशेष अदालत में गैंग रेप और हत्या के आरोप के साथ साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराएं लगाईं। उन्होंने तर्क किया कि अगर पुलिस ने सही तरीके से जांच की होती तो पीड़िता प्रारंभिक चरण में इसके बारे में बात कर सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके दलित पहचान के कारण ध्यान और सम्मान नहीं मिला। यदि मामले की सही ढंग से जांच की जाती तो फैसला अलग हो सकता था। 2012 में निर्भया केस के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसे निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लागू किया गया। इसका उद्देश्य यौन अपराधों के अपराधियों को कड़ी सजा प्रदान करना है। इसमें कुछ मामलों में मौत की सजा भी शामिल है। इन परिवर्तनों और प्रावधानों के बावजूद कानून के प्रक्रियात्मक हिस्से में अब भी कमी है। अपराधी अक्सर प्रक्रियात्मक पहलुओं में कमजोरियों का फायदा उठाकर न्यूनतम या कोई दंड प्राप्त कर लेते हैं। जाति आधारित भेदभाव और लिंग आधारित यौन हिंसा का ऐतिहासिक संदर्भ देखते हुए इन संवेदनशील मुद्दों की गंभीरता और जटिलता को समझना महत्वपूर्ण है। जाति आधारित भेदभाव भारत की नसों में गहराई से समाहित है। एक व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर आंका जाता है, जिसमें ब्राह्मण शीर्ष पर और दलित नीचे होता है। ऐतिहासिक रूप से दलित जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक हाशिए पर रहने आदि का सामना करते रहे हैं।
हाथरस मामला दलित समुदाय से होने के कारण पीड़िता की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वे हिंसा, शोषण और दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लिंग आधारित हिंसा भारत में लगातार बनी हुई है, जिसमें बलात्कार, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक और अन्य रूप की दुरुपयोग शामिल है। हाथरस मामला निर्भया जैसी पिछली दर्दनाक यौन हिंसा की यादें ताजगी से लाता है। यह मामला देशव्यापी विरोध और न्याय की मांगों का कारण बना, साथ ही कानूनी ढांचे में सुधार की मांग की गई। इन सभी विरोधों और सुधार की मांगों के बावजूद ऐसे मामलों की निरंतरता बनी रही। हाथरस गैंग रेप मामले ने भारत में न्याय व्यवस्था की स्थिति पर कई गंभीर प्रश्न उठाए। विशेष रूप से देश के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए चिंता व्यक्त की गई। इस मामले की जटिलताएं कई थीं और सबूतों की प्रकृति और उनकी देर से एकत्रण के कारण दोष सिद्ध करना कठिन था। निर्णय ने न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। 3 आरोपियों की बरी होने की स्थिति न्याय प्रणाली में दोषों को उजागर करती है। सबूत और मरणासन बयान होने के बावजूद 3 आरोपियों को पूरी तरह से बरी कर दिया गया। इस मामले का निर्णय न्याय व्यवस्था की खामियों की ओर इशारा करता है और पुलिस और प्रशासनिक प्रणालियों में प्रभावी सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है, ताकि निष्पक्ष जांच को बढ़ावा दिया जा सके। यह मामला यह भी दर्शाता है कि न्याय, समानता और जाति आधारित भेदभाव की लड़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई है। समाज में सुरक्षित और निष्पक्ष